नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो इस वीडियो में जापान और इंडिया के कोलैबोरेशन की बात हो रही है। क्वांटम टेक्नोलॉजी में दोनों देश एक साथ काम कर रहे हैं। अब ये क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है और ये ओवरऑल इंडिया और जापान को कैसे बेनिफिट करने वाला है, और जिस डायरेक्शन में, जिस फील्ड में चाइना बहुत पहले से काम कर रहा है लेकिन ज़्यादा कोई ब्रेक थ्रू अचीव नहीं कर पाया है, लेकिन इंडिया और जापान मिल के चाइना को काउंटर करके ये इस फील्ड में जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट करना चाहता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में एआई टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एआई का विस्तार किस स्पीड से अभी हो रहा है, तो ये क्वांटम उसका भी बाप है। तो ये जो है, अगर इस फील्ड में इंडिया और जापान ने मिलके एक ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया तो ये चाइना की रातों की नींद उड़ा देगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चाइना आगे निकलता जा रहा है और इंडिया पीछे होता जा रहा है, लेकिन बात ऐसा है कि चाइना इस वक्त एक सीरियस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में है, जहाँ पे मीडिया के थ्रू वो ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं दुनिया में कि अमेरिका से वो आगे निकलता जा रहा है। लेकिन इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें जो है चुप चुप के हो रहा है, अभी से ही इंडिया एडवर्टाइज नहीं करना चाहता है, और इनमें से भी ये एक सीक्रेटिव था क्योंकि इंडियन मीडिया में ऑलमोस्ट आपको इसका जिक्र मिलेगा नहीं, और इसके बारे में दुनिया भी जो है साइलेंट है। बहुत चुपके से जो है जापान की इकोनॉमिक मंत्री ओनोडा रिसेंटली, जस्ट कुछ दिन पहले, ये बहुत रीसेंट खबर है, 2-3 दिन पहले ही जो है वो इंडिया में विज़िट करने के लिए आई थी, और तब ये जो डील है इसके बारे में बात किया गया है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं और उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। इकोनॉमिक सिक्योरिटी मामलों की मंत्री ओनोडा भारत आईं और उन्होंने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए। इसका मतलब है कि जापान और भारत मिलकर नेक्स्ट जनरेशन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जैसे क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम सुपर कंप्यूटर का विकास करेंगे। इसी दौरान चेयरमैन ताकानो कोबायाशी भी भारत आए और उन्होंने प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची द्वारा आगे बढ़ाई जा रही विकसित होती FOIP रणनीति का विजन सीधे भारतीय सरकार को समझाया। चीन पहले से ही इस क्षेत्र में गहराई से मौजूद है। वास्तव में ये कदम जापान की सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को बुनियादी स्तर से बदलने की क्षमता रखता है। आखिर अभी भारत में क्वांटम टेक्नोलॉजी इतनी महत्वपूर्ण क्यों बन रही है? क्वांटम कंप्यूटर्स और क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स मौजूदा सुरक्षा तकनीकों को तुरंत निष्क्रिय करने की ताकत रखते हैं। दूसरे शब्दों में, जो देश इस तकनीक पर नियंत्रण हासिल करेगा, वही अगली पीढ़ी की आर्थिक शक्ति पर कब्जा करेगा। चीन लगातार इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रहा है और क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और क्वांटम कंप्यूटर्स के विकास में दुनिया का नेतृत्व करना चाहता है। अगर जापान इस प्रतिस्पर्धा में पीछे रह गया तो हमारे बैंक अकाउंट और डिफेंस कम्युनिकेशन सिस्टम्स पूरी तरह उजागर हो सकते हैं। ऐसे संकट के बीच जापान ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। इस निर्णय का महत्व लोगों की कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है। प्राइम मिनिस्टर सनाए तकाइची के पद संभालने के बाद से इकोनॉमिक सिक्योरिटी को सरकार के मुख्य स्तंभों में शामिल किया गया है। खास तौर पर उन्होंने चीन पर अत्यधिक निर्भरता से बाहर निकलने पर जोर दिया है और क्वांटम टेक्नोलॉजी को सेमीकंडक्टर और एआई के साथ एक स्ट्रेटेजिक फील्ड के रूप में स्थापित किया है। ये समझौता केवल एक औपचारिकता नहीं है। चेयरमैन ताकानो कोबायाशी के बयानों के अनुसार चीन सहित कई देशों की सरकारें बढ़ते रणनीतिक दबाव के बीच लार्ज हाई लेवल डेलीगेशंस भेज रही हैं। मिस्टर कोबायाशी ने भारतीय सरकार को सीधे फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लेटेस्ट विजन के बारे में समझाया। सरकारी मंत्री ओनोडा और ग्रोथ स्ट्रेटजी काउंसिल के चेयरमैन कोबायाशी का एक ही समय पर भारत आना प्रधानमंत्री तकाइची की रणनीति की गंभीरता को दर्शाता है। निष्कर्ष रूप में जापान को भारत में एक बड़ा साझेदार मिल गया है और अब उसने चीन से अलग एक फुल स्केल क्वांटम टेक्नोलॉजी अलायंस बनाना शुरू कर दिया है।
結論から言えば日本はインドという巨大パートナーを得て中国抜きの量子技術圏を本格的に構築し始めたということです。 4 मई को मंत्री ओनोडा ने एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े कोऑपरेशन डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर किए और 12 मई को निक्कई अखबार ने इस जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट प्रकाशित की। मंत्री ओनोडा ने सहयोगी अनुसंधान की उम्मीद जताते हुए कहा कि भविष्य में जापानी शोधकर्ता और भारतीय साझेदार मिलकर क्वांटम कंप्यूटर तथा क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज पर काम करेंगे। भारत दुनिया में एक ग्लोबल आईटी पावर हाउस के रूप में जाना जाता है और उसके पास विशाल ह्यूमन टैलेंट भी है। जापान की प्रिसिजन टेक्नोलॉजीज और भारत की अबंडेंट स्किल्ड वर्कफोर्स को मिलाकर दोनों देश क्वांटम टेक्नोलॉजी में चीन की बढ़त को सीधे चुनौती देने की स्थिति में आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात चीन की प्रतिक्रिया है। राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के दबाव के बीच चीन जहां अमेरिका चीन संबंधों को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है, वहीं जापान और भारत चुपचाप चीन के संतुलन के लिए एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी अलायंस बना रहे हैं। चीन के नजरिए से ये बेहद अनकंफर्टेबल डेवलपमेंट होगी। हालांकि अब तक चीन ने इस मामले पर कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं की है। わけです。中国からすれば極めて都合が悪い展開でしょう。しかし中国はこの件について何のコメントも出していません。 इसके अलावा 4 मई को टकाइची एडमिनिस्ट्रेशन ने जापान की नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए OSA यानी ऑफिशियल सिक्योरिटी असिस्टेंस के विस्तार को औपचारिक रूप से मंजूरी दी। भारत के साथ ये नया सहयोग भी उसी रणनीति का हिस्सा है और अमेरिका जापान अलायंस के ढांचे के साथ मिलकर चीन की रणनीतिक घेराबंदी तेजी से बढ़ रही है। टकाइची एडमिनिस्ट्रेशन की इकोनॉमिक सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अब स्पष्ट रूप से आकार ले रही है। अब इस प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सकता। कई इंटरनेट यूजर्स ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्री ओनोडा को चीन पर निर्भरता कम करने और भारत के साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी सहयोग को और मजबूत करने के प्रयास जारी रखने चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि सरकारी अधिकारियों और रणनीतिक नेताओं का एक ही समय पर भारत दौरा करना टकाइची की विदेश नीति की दिशा को साफ तौर पर दिखाता है और ये साबित करता है कि FOIP केवल खोखले शब्द नहीं है। कुछ प्रतिक्रियाओं में कहा गया कि यदि क्वांटम एन्क्रिप्शन पूरी तरह व्यवहारिक बन गया तो चीनी साइबर हमले और हैकिंग तकनीकें बेअसर हो जाएंगी और यही असली राष्ट्रीय रक्षा होगी। कई लोगों ने ये भी कहा कि चेयरमैन कोबायाशी ने सीधे विस्तारित FOIP विजन को समझाया, जबकि अन्य ने माना कि जापान का विदेश मंत्रालय अब अधिक आक्रामक रणनीतिक रुख अपना रहा है। कुल मिलाकर भारत के साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर मंत्री ओनोडा के हस्ताक्षर को एक बड़े रणनीतिक कदम के रूप में देखा गया। してる感がすごい。保守層を中心に今回の非印連携を歓迎する声が非常に多く上がっています。小野田大臣がインドと量子技術の協力文書を締結し、小林 चेयरमैन कोबायाशी द्वारा विकसित फ्रीप विजन को सीधे भारतीय सरकार तक पहुंचाया गया। कई लोगों का मानना है कि तकाइची एडमिनिस्ट्रेशन अब जापान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के फोरफ्रंट पर खड़ा है और चीन पर निर्भर न रहने वाले टेक्नोलॉजी अलायंस को सचेत रूप से तैयार कर रहा है। हालांकि इस तरह की खबरों को टीवी पर ज्यादा जगह नहीं मिलती, लेकिन ये जापान के भविष्य के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार भी हम जापानी राजनीति के सबसे अहम और ताज़ा घटनाक्रम आपके लिए लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं। 政治の最前線をお届けします。それではまた。कमेंट्स में मिंटो जेपी ने लिखा है कि मुझे सच में लगता है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी में भारत के साथ सहयोग एक बहुत बड़ी खबर है। यह सिर्फ जनसंख्या की बात नहीं है, बल्कि हाल के वर्षों में भारत के आईटी टैलेंट की ग्रोथ बहुत तेज हुई है। जापान के अकेले सब कुछ करने से ज्यादा यह तरीका ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। उसके बाद मामी ने लिखा है, चीन पर निर्भरता कम करके सप्लाई चेन बनाना शायद ऐसे ही धीरे धीरे बनने वाले पार्टनरशिप से संभव होगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी अभी आम लोगों को दूर की चीज लगती है, लेकिन अगर देश अभी से सहयोग शुरू नहीं करेंगे तो वे पीछे रह जाएंगे। नेक्स्ट नरुतो कामाबोको ने लिखा है कि सच कहूं तो भारत के साथ को-ऑपरेशन में चुनौतियां भी होंगी, जैसे सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर का अंतर, लेकिन लंबे समय में भारत एक जरूरी पार्टनर बन सकता है। उसके बाद ST-XX4GY ने लिखा है, जापान और भारत किसी न किसी तरह एक दूसरे के लिए सही साझेदार लगते हैं। दोनों ही चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी ऑफ मार्केट के मामले में एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेटारू होशोंग ने लिखा है कि भारत का साइंस और इंजीनियरिंग टैलेंट तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिकी आईटी कंपनियों में पहले से ही बहुत से भारतीय काम कर रहे हैं, इसीलिए जापान को भी सहयोग और मजबूत करना चाहिए।
नेक्स्ट हमकत सरारो पीसू ने लिखा है, लोग कहते हैं कि क्वांटम टेक्नोलॉजी भविष्य में एआई से भी बड़ी वैश्विक डोमिनेंस बन सकती है, इसलिए इस समय कदम उठाना गलत नहीं है। उसके बाद जैन बिंग V1P ने लिखा है कि लेकिन क्या इंडियन कंपनियां सच में लंबे समय तक सही तरीके से निवेश जारी रख पाएंगी, यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट सिर्फ घोषणा तक ही सीमित रह जाते हैं। उसके बाद NU नाबे ने लिखा है, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और सेमीकंडक्टर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में उसकी मौजूदगी अब ज्यादा दिखाई देने लगी है। उसके बाद तारोशिंदो 248 ने लिखा है, मुझे लगता है कि यह चीन को बाहर करने से ज्यादा किसी एक देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भर न रहने की बात है। असल में पूरी तरह संबंध तोड़ना संभव नहीं होगा। नेक्स्ट टेनेच ने लिखा है कि जापान और भारत के बीच हाई स्पीड रेल और डिफेंस सहयोग को देखते हुए क्वांटम टेक्नोलॉजी में यह साझेदारी उसी का एक स्वाभाविक अगला कदम लगती है। उसके बाद योशिहारू 520CH ने लिखा है कि ऐसी खबरें जापानी टीवी पर ज्यादा नहीं दिखाई जाती, लेकिन क्या यह वास्तव में काफी महत्वपूर्ण नहीं है? इसका संबंध भविष्य की औद्योगिक प्रतिस्पर्धा से है। उसके बाद TYOKO8 ने लिखा है, भारत की बड़ी युवा आबादी उसकी बहुत बड़ी ताकत है। जापान में बढ़ती उम्र वाली समाज व्यवस्था के कारण भविष्य में शोधकर्ताओं की संख्या कम हो सकती है, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी बन जाएगा। उसके बाद मीटारू होशंग ने लिखा है, सच कहूं तो क्वांटम टेक्नोलॉजी अभी भी आम लोगों के लिए काफी दूर की चीज लगती है, लेकिन शायद 10 साल बाद लोग पीछे मुड़कर कहें कि यही असली बदलाव की शुरुआत थी। आखिर में योत्सुसन J7L ने लिखा है कि अब ऐसा समय नहीं रहा कि जापान सब कुछ अकेले कर सके, इसीलिए समान सोच और मूल्यों वाले देशों के साथ साझेदारी करना अच्छी बात है। आने वाले समय में भारत के साथ संबंध काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।